हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं। प्लांट्स में मेल गेमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक प्लांट के लिए मेल गेमिट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि सेल्स बनाता है। इस स्ट्रक्चर को प्लांट में हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो दरअसल हम ये भी कह सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन ही एक प्लांट के लिए मेल गेमेटोफाइट होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में हम दरअसल डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट की बात है या फिर मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात है, तो मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट तभी स्टार्ट हो जाती है जब एक पोलन ग्रेन अभी एंथर के अंदर ही होता है। ऐसी डेवलपमेंट को हम प्रिकॉशियस डेवलपमेंट या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे ही प्लांट का एक मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है, यानी कि एक पोलन ग्रेन डेवलप होता है, तो सबसे पहले इस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में दो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। इनमें सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो दो अनइक्वल सेल्स बनाता है। इन दो अनइक्वल सेल्स में एक बड़ी सेल बन जाती है और एक छोटी सेल बन जाती है। जो बड़ी सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जबकि छोटी सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाके डेवलपमेंटल स्टेज में पोलन ट्यूब बनाती है। तो हमने अभी तक ये देखा कि सबसे पहले पोलन ग्रेन में दो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। उनमें से जो पहला माइटोटिक डिवीजन होता है उसकी वजह से दो अनइक्वल सेल्स बन जाती है, जिसमें से एक बड़ी सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और एक छोटी सेल होती है जिसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो अब हम थोड़ी सी कंपोजिशन देखते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की, यानी कि इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है और इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो जहाँ तक वेजिटेटिव सेल का ताल्लुक है, वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में अबंडेंट फूड मटेरियल रहता है, यानी कि अबंडेंट फूड रिजर्व्स इसमें रहते हैं। इसमें प्लास्टिड्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पे हमें याद रखनी होगी वो क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इरेगुलर होता है, यानी कि उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इसकी न्यूक्लियस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, वो बड़ा न्यूक्लियस होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, और इस न्यूक्लियस की कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती है। और एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि वेजिटेटिव सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये वॉललेस सेल होती है। और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन रहता है, जबकि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। वहीं अगर हम जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, यानी कि पुअरली डेवलप्ड कह सकते हैं हम, ये पुअरली डेवलप्ड होता है। और उसमें बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते ही हैं, वो तो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, गोल्गी बॉडीज़ कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल में होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है, यानी कि जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म की एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक माइटोटिक डिवीजन हुआ जिसकी वजह से दो सेल्स बन गए, एक वेजिटेटिव सेल बन गई और एक जनरेटिव सेल बन गई। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में पोलन ग्रेन इसी स्टेज में शेड हो जाता है, यानी कि इसको हम टू सेलर स्टेज कहते हैं, जहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल बन जाती है और एक जनरेटिव सेल बन जाती है। तो ज़्यादातर पोलन ग्रेन्स एंथर से इसी स्टेज में रिलीज़ होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में एंथर पहले सबसे पहले रप्चर होता है और उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर पॉलिनेशन की मदद से ये फीमेल जो फीमेल पार्ट होता है एक प्लांट का, यानी कि स्टिग्मा, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जो फर्दर स्टेज होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पे, इनके फर्टिलाइजेशन वगैरह जो स्टेज होते हैं वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सो मेजॉरिटी केस में तो यही होता है कि पोलन ग्रेन इस टू सेलर स्टेज में शेड होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में जो ये पोलन ग्रेन होता है ये थ्री सेलर स्टेज में शेड होता है,
जब पहला माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बन जाती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और उसके बाद एक और माइटोटिक डिवीजन पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले ही हो जाता है जनरेटिव सेल में, जिसकी वजह से वहाँ पे 2 स्पर्म सेल्स बन जाती है, जो हम आगे देखेंगे। और पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से रिलीज होके शेड हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है और फिर पॉलिनेशन की मदद से वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है और बाकी डेवलपमेंट स्टेज वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक में। जो यहाँ पे सेल है ये एक पोलन ग्रेन की सेल है, यानी कि एक पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन में यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, देखिए न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे फर्दर स्टेज दिखाए गए हैं। न्यूक्लियस में यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है उसमें पहले माइटोटिक डिवीजन की वजह से 2 सेल्स बन जाती हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक बड़ी सेल बन जाती है और एक छोटी सेल बन जाती है। जो बड़ी सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जो हमारी वेजिटेटिव सेल है यहाँ से यहाँ तक है वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और एक जनरेटिव सेल भी बन जाती है। ये है हमारी जनरेटिव सेल यहाँ पे। तो ये 2 सेल्स हमारी बन गई, बीच में न्यूक्लियस है। ये यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये 2 सेल स्टेज है पोलन ग्रेन का, जो हमने अभी डिस्कस किया। जहाँ तक उन प्लांट्स की बात है जिनमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में एक प्लांट से शेड हो जाता है, यानी कि अंतर से शेड हो जाता है, उनमें ये देखा गया है कि जो दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि जनरेटिव सेल में होना है, वो 3 कंडीशंस में हो सकता है। पहली कंडीशन ये देखी गई है कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल में तब होगा जब एक पोलन ग्रेन पॉलिनेशन की मदद से स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंच जाएगा, जिसमें एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है होलोप्टेला इंटेग्रिफोलिया। इसमें एक कंडीशन देखी गई है, यानी कि जैसे पोलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है तो वहीं पे जनरेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और यहाँ पे 3 सेल्स फाइनली बन जाती है। या फिर मेजॉरिटी केस में ये भी देखा गया है कि जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि जनरेटिव सेल का सेकंड माइटोटिक डिवीजन, वो तब होता है जब एक पोलन ग्रेन जर्मिनेशन दिखाता है, यानी कि जब एक पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब बन जाता है, जिसको हम पोलन जर्मिनेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में पोलन ट्यूब के बनने के बाद ही जनरेटिव सेल में दूसरा माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है, यानी कि मेजॉरिटी प्लांट्स में आप यही कंडीशन देखेंगे। या फिर रियरली कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, जैसे कि यूफोर्बिया टेरासीना में देखा गया है कि जो जनरेटिव सेल होती है उसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन तब हो जाता है जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि जब एक पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर जाता है उसके बाद ही वहाँ पे जो एक पोलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होती है उसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और वहीं पे 2 स्पर्म सेल्स बन जाती है। अब जो एक पोलन ट्यूब होता है दरअसल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक पोलन ग्रेन के इंटीन से बनता है, यानी कि इंटीन से प्रोड्यूस होता है ये। सो आपको ये पता होगा कि एक पोलन ग्रेन में जो वॉल रहता है, यानी कि पोलन ग्रेन का जो वॉल होता है उसमें 2 लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एक्जीन बोलते हैं, जबकि इंटरनल लेयर को हम इंटीन बोलते हैं। जो इंटरनल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन होती है उसी से पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। स्ट्रक्चर को हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे देखेंगे। सो ये होता है एक पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये बाहर वाली लेयर जो है ये एक्जीन कहलाती है, बाहर वाली लेयर, जबकि इंटरनल लेयर जो होती है ये वाली लेयर, इसको हम इंटीन कहते हैं। इस इंटीन से ही जब पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो करता है, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है तो उस इंटीन से ही एक स्ट्रक्चर बाहर आता है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि एक पोलन ग्रेन है
तो इस पोलन ग्रेन में जो सेल वॉल होता है, जो इसमें एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो सेल वॉल की कवरिंग होती है, उसमें 2 लेयर्स होते हैं। एक बाहर वाली लेयर जिसको हम एक्जीन बोलते हैं, तो सपोज़ ये लेयर, इसको हम एक्जीन ई से डिनोट करेंगे, और एक इंटरनल लेयर होती है, एक और लेयर रहती है अंदर से, जिसको कि हम इंटिन कहते हैं, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो जो एक्जीन होती है, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है पोलन ग्रेन के सेल वॉल की, उसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत थिन होते हैं। हम इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे हम रफली लेंगे कुछ एरिया, ये एरिया, यहाँ पे ये एरिया हम लेंगे। तो ये जो एरियाज होते हैं जो कि पोलन ग्रेन के एक्जीन में रहते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग में रहते हैं, उनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सर्कुलर होंगे तो हम उनको जर्म पोर्स बोलते हैं, और अगर ये इलोंगेटेड होंगे तो उनको हम जर्म फरोज बोलते हैं। ठीक है, जर्म पोर्स या फिर जर्म फरोज, ये पे यहाँ पे लिखेंगे जर्म फरोज। अब ये एरियाज किस लिए होते हैं? ये एरियाज इसीलिए होते हैं कि जब एक पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो करता है, तो जर्मिनेशन के बाद जो इसकी इंटरनल लेयर है, यानी कि जिसको हम इंटीन बोलते हैं, इंटीन से एक स्ट्रक्चर बाहर की ओर डेवलप हो जाता है और इन्हीं जर्म पोर्स या फिर जर्म फरो से बाहर आता है। कि पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के बाद इंटीन एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है बाहर की ओर। ठीक है, पोलन ग्रेन से बाहर की ओर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जो स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन की दोनों लेयर से बाहर आ जाता है, यानी कि इंटीन तो बाहर आ ही जाती है, और लास्ट में यहाँ पे एक्सटर्नल कवरिंग में एक्जीन रहता है, वो एक्जीन से भी पास होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि एक्जीन पे कुछ एरिया जो कि थिन एरियाज होते हैं, जिनको हम जर्म पोर्स या जर्म फरोज बोलते हैं, इन्हीं एरियाज से वो बाहर आ जाता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। देखिए, हमने ये देखा कि पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक पोलन ग्रेन के इंटीन से बन जाता है, और पोलन ग्रेन के एक्जीन पे जो थिन एरियाज होते हैं, पतले एरियाज होते हैं, जिनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं या जर्म फरोज बोलते हैं, वहीं से ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो कर रहा है। तो इसके लिए ये सिग्नल, यानी कि जर्म पोर से पोलन ट्यूब को कब बाहर आना है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कैसे होगी, कब होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वेजिटेटिव सेल के पास रहती है। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर जो हमने अभी तक डिस्कस किया, 2 किस्म की सेल्स जो रहती हैं, एक वेजिटेटिव सेल रहती है जो बड़ी सेल होती है, और एक छोटी सेल होती है जो कि जनरेटिव सेल होती है, यानी कि इस सेल को हम वी से डिनोट करेंगे, इस सेल को हम जी से डिनोट करेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जो ये वेजिटेटिव सेल होती है, इसी के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि पोलन ट्यूब को कब बनाना है। तो अभी तक हमने यहाँ पे ये सीखा कि पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ग्रेन के इंटीन से बन जाता है, और पोलन ग्रेन में जो जर्म पोर्स या जर्म फरोज होते हैं, यानी कि जो थिन एरियाज होते हैं जो पोलन ग्रेन के एक्जीन पे होते हैं, उनसे बाहर आ जाता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कि पोलन ट्यूब को कब बनाना है, ये वेजिटेटिव सेल के पास होती है। इसलिए हम वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि वेजिटेटिव सेल का एक अहम रोल है पोलन ट्यूब के बनाने में। सो वो यहाँ पे हमने समझ लिया कि दरअसल क्या रोल है वो, कि वेजिटेटिव सेल ये डिसाइड करती है कि पोलन ट्यूब को कब बनाना है। पोलन माइटोसिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये नॉन सिंक्रोनस डिवीजन होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक एंथर के अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं उन सब में एक ही बार, ठीक है, एक ही टाइम पे माइटोसिस हो जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यानी कि ये देखा गया है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स एक एंथर के अंदर होते हैं, सब में एक ही बार पोलन माइटोसिस नहीं होती। इसको हम नॉन सिंक्रोनस डिवीजन कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरकनेक्शंस नहीं होते। इसी वजह से ये पोलन ग्रेन्स जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, और माइटोसिस की मैसेज जो है वो एक पोलन ग्रेन से दूसरे पोलन ग्रेन में नहीं जा पाती। जब एक पोलन ग्रेन में माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, उस माइटोटिक डिवीजन के पहले पोलन ग्रेन में कुछ
चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन जैसे ही पोलन ग्रेन में डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में कुछ वैक्यूल्स अपीयर हो जाते हैं, यानी कि वैक्यूल्स वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे इन वैक्यूल्स की ग्रोथ हो जाती है, ये वैक्यूल्स बढ़ जाते हैं, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो कि पहले सेंटर में होता है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब जहाँ तक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की बात है, तो इन दोनों सेल्स में अपने अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका एक अलग सा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो जनरेटिव सेल होती है उसका एक अलग से मेम्ब्रेन रहता है। लेकिन जब पोलन ग्रेन में फर्दर डेवलपमेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद जो जनरेटिव सेल होती है उसमें अपना एक जो सेल वॉल होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ तक वेजिटेटिव सेल की बात है तो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो एक वॉललेस सेल होती है, यानी कि उसमें खाली सेल मेम्ब्रेन रहता है, जबकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है उसमें अपना सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अब उसमें सेल वॉल भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ये सेल वॉल होता है उसका मटेरियल, उसके मटेरियल की बात अगर हम कहेंगे तो वो कैलोस का बना हुआ होता है, यानी कि जो जनरेटिव सेल होती है उसमें अपना एक सेल वॉल बन जाता है, और जो सेल वॉल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो कैलोस का बना होता है। कैलोस क्या है? कैलोस एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक पॉलीसेकेराइड है, जिसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो कैलोस बना होता है बीटा 13 ग्लूकन, और उसमें कुछ बीटा 16 चेन्स भी रहती हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैलोस एक पॉलीसेकेराइड है जो बीटा 13 ग्लाइकन और कुछ बीटा 16 यूनिट से बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है उसमें अपना एक मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं उसमें एक मेम्ब्रेन अपना है। और जो जनरेटिव सेल है उसमें अपना एक अलग सा मेम्ब्रेन है, जिसको हम एक ऑल्टरनेट कलर से शो करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं शो करूँगा। यहाँ पे देखिए जनरेटिव सेल का मेम्ब्रेन है, और जो ये दो मेम्ब्रेन से इनके बीच में जो जगह है, यानी कि पहला जो वेजिटेटिव सेल का मेम्ब्रेन है ये वाला, और जो जनरेटिव सेल का मेम्ब्रेन है ये वाला, इनके बीच में जो गैप है जिसको मैं ब्लू कलर से शो करूँगा, जो ये वाली गैप है, यहाँ पे दरअसल इस गैप में जो जनरेटिव सेल होती है उसका सेल वॉल सिंथेसाइज हो जाता है। या हम यूँ कहें कि जो जनरेटिव सेल का मेम्ब्रेन होता है और जो वेजिटेटिव सेल का मेम्ब्रेन होता है उनके दरमियान जो जगह है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो की है, इसी स्पेस में जनरेटिव सेल का सेल वॉल बन जाता है। अब इसके बाद जो जनरेटिव सेल का सेल वॉल होता है उसमें फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, और इस डेवलपमेंट की वजह से जो जनरेटिव सेल होती है उसका कनेक्शन पोलन ग्रेन के इंटिन से कट जाता है। और जो जनरेटिव सेल होती है ये वेजिटेटिव सेल के, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के ये वाला एरिया पूरा जो है ये वेजिटेटिव सेल का एरिया है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है, यानी कि जनरेटिव सेल में सेल वॉल के डेवलपमेंट की वजह से जो जनरेटिव सेल का कनेक्शन होता है वो पोलन ग्रेन के इंटिन से कट जाता है, और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है। इसके बाद जैसे ही डेवलपमेंटल स्टेज आगे बढ़ते हैं तो जो वेजिटेटिव सेल होती है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो सेल ऑर्गेनिज़ होते हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिज़ होंगे वो भी तो बढ़ेंगे। यहाँ पे एक खास स्टेज जो आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं जो कि पहले अपीयर हो गए थे वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में, अब वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वैक्यूल अब गायब हो जाते हैं। और जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी शेप क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। क्यों?
क्योंकि जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, दरअसल वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो ये वेजिटेटिव सेल है, इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें फोल्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसमें फोल्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से फोल्ड्स आए हैं इसमें पूरे, यानी कि जो न्यूक्लियस पहले इसे सर्कुलर था अब वो फोल्डेड हुआ है, इससे फोल्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको याद रखना होगा। अब जहाँ तक जनरेटिव सेल की बात है, जो जनरेटिव सेल है उसमें एक खास चेंज आती है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो वर्मीफॉर्म हो जाती है, यानी कि वो एक वर्म जैसी शेप बन जाती है। ठीक है, वर्मीफॉर्म शेप बन जाती है, वो हम अभी देखेंगे डायग्राम की मदद से भी हम जानेंगे। ये कहा जाता है कि ये वर्मीफॉर्म शेप जनरेटिव सेल की शायद इसलिए बन जाती है क्योंकि इससे जनरेटिव सेल की जो मूवमेंट है वो पोलन ट्यूब में अच्छे से हो जाती है। इस पॉइंट को हम डायग्राम से देखेंगे। ये जनरेटिव सेल है, ये वाली देखिए इसकी शेप चेंज होके वर्मीफॉर्म हो गई है, ये वर्म लाइक शेप हो गई है। इसीलिए हो गई है क्योंकि जब पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है तो पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब बन जाता है, यानी कि अगर ये पोलन ग्रेन है तो जब इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। मैं रफली यहाँ पे बनाता हूँ, पोलन ट्यूब बन जाता है। तो इस पोलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और फाइनली क्योंकि जनरेटिव सेल ने सेकंड माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 स्पर्म सेल्स बनाई होती है, तो वो 2 स्पर्म सेल्स इसी पोलन ट्यूब के ज़रिए ट्रांसफ़र होके फीमेल गैमेटोफाइट में एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं और इससे ही जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, या हम यूँ कहें कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।